हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और कम्युनिटी पोस्ट को आप रेगुलर चेक करते रहना, वहाँ पर कुछ एनर्जी वर्क से ही मैंने अभी रिसेंट में शेयर करना शुरू करा है। एंसेस्ट्रल हीलिंग पर जितने भी अभी तक मैंने वीडियोस शेयर करे आप लोगों से, जो भी अवेयरनेस है एंसेस्ट्रल हीलिंग पर या फिर जनरेशनल कर्स पर, वो सारे ही सुनने आपके लिए मस्ट है। और इससे पहले भी लेटेस्ट मैंने एक रीसेंट में वीडियो शेयर किया था एंसेस्ट्रल कर्स के ऊपर, जिसमें मैंने ट्रॉमा और जो टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं उसको आपको रिकग्नाइज करने के लिए बोला है। लेकिन और मैंने आपसे शेयर किया कि किस तरह से अवेकनिंग के बाद जब मैंने वो हीलिंग कराई है, तर्पण कराया, तो कैसे कैसे मुझे सारी ड्रीम के थ्रू गाइडेंस दी जा रही थी। जो एक डॉग वाली मैंने स्टोरी शेयर करी कि कर्स लगा कैसे था, तो वो हर इन्फॉर्मेशन आपके लिए मस्ट है अगर आप ऐसी सी फैमिली में आपने जन्म लिया है जो कि कर्स्ड है या फिर हैवी जनरेशनल ट्रॉमा है। कुछ और भी मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अपनी लाइफ जर्नी को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। सो होता क्या है कि जैसे कि कई लोगों को अभी स्टिल कन्फ्यूजन है एंसेस्ट्रल हीलिंग पर, जो मैंने लास्ट वीडियो में तर्पण के लिए बताया था कि पंडित से बुलाकर आपको कराना है। तो अब क्या होता है कि जैसे कि 2011 में मैंने घर से बाहर आकर जॉब के लिए रहना शुरू करा है, तो मैं अकेली रहती थी। और वहाँ पर मैंने आपसे शेयर करा है कि 2011 से 13 के बीच में मैं एक तांत्रिक से मिली थी जो कि ओनर की फ्रेंड का हस्बैंड था। तो वो स्टोरी आप ज़रूर शेयर कर लेना जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अब होता क्या है कि 2014 में उसने क्या करा है कि आई थिंक तभी से मेरा आना जाना शायद बढ़ गया था और वहाँ से लाइफ बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है, ट्रोमैटिक हो जाती है, जिस हिसाब से उसने अटैक करने शुरू करे तांत्रिक ने ना। तो अब क्या होता है कि 2013 या 2014 में मुझे वो बोलता है, अब देखो इश्यूज ना वो खुद क्रिएट कर रहा था, मतलब डार्क एंटिटीज़ के थ्रू हेल्थ को ख़राब करना, एंड देन उसके बाद ये बोलना कि तुम्हारे ऊपर ना तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हें परेशान कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो तुम कहो तो मैं इसकी लाइन कट कर देता हूँ, जिसे कॉर्ड कटिंग कहते हैं ना। तो उसकी भाषा में उसने यही बोला कि इसकी लाइन को कट कर देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है कर दो। अब देखो क्या होता है, अगर ये जो चीज़ें होती है ना, अगर आपने बोला ना कर दो तो वो आपके अगेंस्ट में ही काम करेंगी। तो अब मुझे उस टाइम पे नहीं पता था, या कह सकते हैं कि मुझे वही बोलना अलाउड था क्योंकि मैं तो एक जर्नी पे थी ना। तो इस जो भी होना था मैंने अकॉर्डिंगली इसको रिप्लाई करा। तो चाइल्डहुड से ना मुझे एंसेस्टर्स की प्रोटेक्शन रहती थी। और 2011 में जब मैं घर से बाहर आकर रहना शुरू करती हूँ ना, तो मैंने कुछ अमावस्या के दिन पितरों के लिए करना शुरू करा था, जैसे फूड बनाकर घर में कुकिंग करके, एंड देन फिर मंदिर में देकर आना या फिर गरीबों को दान करना, और जो चैरिटी होती थी। तो 2011 से 2013 तक की लाइफ बहुत अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो 2014 में आई थिंक मैं उसका वो ट्रैप रिकग्नाइज करती हूँ कि मुझसे बार बार पैसे मांगे जा रहा है, 1 साल हो गया ऐसे पैसे देते देते और इसने रिटर्न नहीं करा है। तो वो इनर गाइडेंस थी, तब जाकर उसके कान खड़े हो जाते हैं कि इसको अब अचानक से कैसे इसको पैसे याद आ गए, कैसे ये उनका मैजिक मुझ पर काम नहीं कर रहा है। तो वहां पर ये नई गेम्स ने खेली थी। तो मैंने जो इसको बोला ना कि हाँ तुम कट कर दो, तो ये गलती थी मेरी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वहां पर इसने क्या करा, इंटेंशनली करा था कि एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन को हटाने के लिए। ये बात उसको भी पता थी कि मुझे मेरे एंसेस्टर्स की तरफ से प्रोटेक्शन है, स्पेशली मेरी कुछ एक पर्टिकुलर एंसेस्टर्स है, मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, तो वो उसको पता थी। एंड देन लेकिन उसको मेरा अप्रूवल चाहिए था ना कि मैं हाँ करूँगी तभी वो कर पाएगा, और वही मैंने गलती करी थी। तो जैसा कि मैं एक स्पेशल जर्नी पे थी 10 साल की, तो वहाँ पर मुझे देखना था कि किस तरह से लोग एनर्जी को मिसयूज़ करते हैं, आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके ऊपर किस तरह से अटैक करते हैं मैजिक के थ्रू में। तो ये उसी का पार्ट था। तो अब क्या होता है, जब मैंने उसको हाँ करा ना स्कॉर्ड कटिंग के लिए कि हाँ तुम मेरी एंसेस्ट्रल लाइन से कट कर दो, क्योंकि उसने ऐसा बोला क्यों परेशान कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे मैंने हाँ बोला, तो वहाँ से संभव यही कह सकती हूँ मैं कि डिवाइन के कहने पर ही वो अटैक मुझ पर ज़्यादा होने लगे। एंसेस्टर्स को शायद रुकने के लिए बोला गया था, जो भी मुझे एंसेस्टर से प्रोटेक्शन रहती थी, एक लेवल की प्रोटेक्शन हटाने के लिए बोला था डिवाइन ने, ना कि सारी, ताकि मैं इन चीज़ों को समझ सकूँ, जान सकूँ। ओके, अब क्या होता है 2014 से लेकर आई थिंक बहुत बैक टू बैक मुझ पर मारन अटैक होते रहे। एंड देन 2017 से 2018 की बात है। सो ये वो टाइम था जब मैं ब्लैक मैजिक की एकदम पीक पर थी, जब बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे बैक टू बैक मारन ही हो रहा था लाइफ को एंड करने के लिए ना। तो ये 2000 मतलब ये ब्लैक मैजिक के रिमूवल से पहले की बात है, 2017 से 18 की बात है। हुआ क्या, एक दिन मैं सो रही थी एंड मैं लेटी थी बेड पे। मुझे नहीं याद है कि मैंने ये स्टोरी आपसे पहले शेयर करनी करी, बट ये एंसेस्टर से रिलेटेड है तो इसलिए मैं शेयर कर दे रही हूँ। तो जैसे मैं लेटी हूँ, मैंने आंखें बंद करी थी, मुझे नींद नहीं आई थी, मुझे जल्दी नींद नहीं आती है, टाइम लगता है मुझे, 2-3 घंटे लग जाते हैं खुद को सुलाने में। तो अब क्या होता है कि मैंने नोटिस किया कि एक लेडी है जो कि हाइट में है, और आकर उन्होंने क्या करा, मुझे हक करा है, जैसे मैं अपने लेफ्ट हैंड के साइड पे सो रही थी, तो उनने आकर मुझे अपने हाथ से कवर कर लिया, जैसे एक माँ खुद को बच्चे को कवर कर लेती ना, इस तरह से। तो अब मैं सोई तो नहीं थी, तो और उनकी चूड़ी खनकती, चूड़ी और पायल खनकने की आवाज़ मुझे आती है। तो मैंने देखा ये स्पिरिट है जिसने मुझे इस तरह से हक करा हुआ है।
अब ये फीमेल थी, इतना मुझे पता था, ये बहुत क्लियर पता होता है कि फीमेल स्पिरिट है या फिर मैस्कुलिन स्पिरिट है। तो मैं डर गई, क्यों? क्योंकि मैं ना बहुत कुछ गो थ्रू कर रही थी ब्लैक मैजिक की वजह से ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर। तो अब जैसे कि कभी कोई नेगेटिव एंटिटी टच करती थी ना परेशान करने के लिए, तो वो अलग समझ में आता था। तो जब इस फीमेल एंटिटी ने मुझे ऐसे हक किया है, तो इतना समझ में आया है कि मतलब ये स्पिरिट है, फीमेल है, लेकिन स्टिल मैंने डर गई क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा था। तो मैंने 5-7 मिनट के बाद ना मतलब हनुमान चालीसा अंदर से चैंट करना शुरू करा है। तो उन्होंने समझा कि मुझे डर लग रहा है, तो उन्होंने हाथ हटा लिया मुझ पे से। अब ये मेरी मतलब एंसेस्टर हैं, और ये वो एंसेस्टर हैं जो 5000 साल पहले गॉडेस के रूप में यहाँ पर मतलब धरती पे पूजी जाती थी। तो एग्जैक्ट तो मैं रिविलेशन नहीं करूँगी आप लोगों से। तो अब देखो, मैं आई तो एक जनरेशनल जो कर्स्ड फैमिली थी, बट देन ये जो एंसेस्टर है ना, ये एग्जैक्ट गॉडेस फॉर्म में ही है, और इनसे मुझे बहुत प्रोटेक्शन रहती है। और इनको कभी भी, जिस तरह से अगर आपने सुना होगा ना, जो तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, वो आपके एंसेस्टर्स को भी बांध देते हैं, बट यहाँ पे ये वाला सीन था नहीं, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं थी। तो ये जर्नी बड़ी ब्लेस्ड जर्नी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस जर्नी में, मतलब मज़ा आता है मुझे। तो जिस हिसाब से मैंने एक्सपीरियंसेस करे हैं सारे, स्पेशली अवेकनिंग के बाद के, तो ये ब्लैक मैजिक से रिमूवल के पहले का एक्सपीरियंस है। तो ये मेरी एंसेस्टर है जो कि बहुत पुरानी है और जो कि गॉडेस फॉर्म में है, बट इस ब्लड लाइन का पार्ट रही है। तो ये मेरे थ्रू होना था, तो इन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा है। स्टेप बाय स्टेप जिसको गाइडेंस कहते हैं ना, वो इन्हीं की तरफ से मुझे मिलती थी कि अब क्या करना है नेक्स्ट, चाहे वो ड्रीम स्टेट में हो, चाहे वो डायरेक्टली बताना हो। तो अवेकनिंग के बाद 2020 में जब मैंने वो तर्पण करवाया है ना, जब मेरे एंसेस्टर मेरे साथ में सामने खड़े थे मुझे आशीर्वाद देने के लिए, तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि देखो किस तरह से उस तांत्रिक ने बोला था कॉर्ड कटिंग करने के लिए, उसके बाद भी वो एंसेस्टर्स की स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मुझसे हटा नहीं पाता है, मुझे प्रोटेक्शन रहा है। तो मेरे लिए रियलाइजेशन ये था कि देखो, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो और अगर आप ऐसी सी कर्स्ड ब्लड लाइन में आए हो, तो टेंशन नहीं लेनी है, आपके अंदर वो पावर है और आप अकेले नहीं हो। यहाँ पर आप किसी एक जनरेशन को हील करने तो आए नहीं हो, कम से कम जैसे मुझे तो 15 जनरेशन को हील करना था पिछली। तो आप भी कुछ ऐसी सी, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो एक पावरफुल फैमिली में ही आते हो, आप कोई नॉर्मल फैमिली में नहीं आओगे। तो आपके पास ना स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बहुत होती है, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप हीलिंग का प्रोसेस होता है वो आपको करना ही होता है, और वो आप कर लोगे। इट्स जस्ट दैट स्टेप बाय स्टेप ही करना है, एक बार में सब कुछ नहीं होता है। तो अब ये प्रोटेक्शन आपके पास ज़रूर होती है, चाहे आपको पता हो चाहे ना हो। तो कर्ज रिमूवल के प्रोसेस से पहले से ही आपके पास ये एंसेस्टर की प्रोटेक्शन होती है। तो अब पहला स्टेप क्या है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब जैसे अच्छा, एक ना किसी का कमेंट था कि उनके शायद पेरेंट्स हैं या फिर जो भी फैमिली मेम्बर हैं, वो जैसे कि हमारे यहाँ आई थिंक भारत में ना गया करके एक प्लेस है जहाँ पर जाके पिंडदान करते हैं। अब पिंडदान का जितना मुझे पता है कि आप एंसेस्टर्स को हमेशा के लिए विदा कर देते हो अपने घर से, अपनी लाइफ से, जो कि गलत काम है, नहीं करना चाहिए। एंसेस्टर्स को हमेशा अपनी लाइफ में रखना चाहिए, वो आपको बहुत बड़े लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक से हो या फिर और बड़ी सारी प्रॉब्लम से, वो आपको हमेशा सेव करते हैं। तो एंसेस्टर्स को अपने घर में रखना चाहिए, ना कि उनका कभी पिंडदान करना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता इस बारे में, लेकिन जितना पता है कि गया में लोग पिंडदान ही करते हैं कि अब हम अपने लाइफ से उन्हें विदा कर रहे हैं हमेशा के लिए। तो जितना मैंने सुना है, जो पिंडदान करके आते हैं फिर वो जो रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं ना अमावस्या पे या फिर और श्राद्धों में, फिर वो लोग वो चीज़ें नहीं करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। लेकिन अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो और आपकी फैमिली मेंबर में कोई ऐसा करता है, तो आप टेंशन मत लेना, उनके कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब आपकी फैमिली के बारे में आपको ज़्यादा पता होगा कि जैसे कई लोग हैं, कई सारे कमेंट्स मुझे आए थे कि उनकी फैमिली मेंबर्स ने ऑलरेडी तर्पण कराया हुआ है। तो जब तर्पण कराया है तो क्या फैमिली में कोई चेंजेस देखने को मिले हैं? क्योंकि जब एक्चुअली में हीलिंग होती है तो पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, लोगों की हेल्थ में सुधार होता है, लोगों के फाइनेंसेस में ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं और बड़ी सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, लड़ाई झगड़ों में भी कमी आ जाती है घर में। तो अगर आपने चेंजेस नहीं देखे हैं पॉजिटिव, तो इसका मतलब है वो नहीं हुआ है, और अगर आप ट्विन फ्लेम है तो ये आपके थ्रू होना है। सो जब आप इसे करोगे तो आपको ये पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैंने इस पर डिटेल वीडियो आई गेस शेयर करा हुआ है कि जब कोर्स हीलिंग होती है तो उसके बाद क्या पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, तो आप वहाँ से उसको सुन सकते हो। और ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको किसी दूसरे इंसान को कुछ भी नहीं बोलना है करने के लिए, ना ही किसी से कुछ भी करवाना है, आपको खुद ही करना है। सो जैसा कि जो तर्पण प्रोसेस है वो आप ही को करना है। मतलब अगर आप फीमेल हो तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कैसे आप करवाओगे पंडित के थ्रू, और अगर आप मैस्कुलिन हो तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बेनिफिट है, कोई भी नहीं रोकेगा आपको। तो अब जो तर्पण का प्रोसेस है ना, ये कोई आपको बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट नहीं कॉस्ट करता है। जैसे कि अगर बड़ी बड़ी हम पूजा पाठ करवाएंगे, जैसे हवन कराना होता है, तो उसमें
उसमें आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लेकिन अब सबको अपनी फाइनेंशियल स्टेटस सबका पता होगा, मुझे नहीं पता, तो मुझे लगा कि ये शेयर कर देना चाहिए, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो जब मैंने ये पूजा कराई थी ना पहली बार, तो मुझसे बहुत छोटा सा मतलब थोड़े थोड़े सामान मंगाए थे पंडित जी ने, जैसे काले तिल होते हैं एंड सफ़ेद चावल होते हैं जो कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए, कच्चा दूध था, और जो कपड़े एंसेस्टर्स के नाम पर देने होते हैं और जो पंडित को आपको देना होता है, और एक दो चीज़ें और थी, हाँ सफ़ेद फूल, और कोई एक आध सामान और रहा होगा, और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आपको समझना होगा कि ये कोई बहुत भारी भरकम पूजा नहीं है, बहुत सिंपल सा रिचुअल होता है जो पंडित इसमें तर्पण के टाइम पे परफॉर्म करते हैं। तो आप अपने नियर बाय जो भी मंदिर होंगे वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। तो अब जैसा कि लूटने के लिए आपको लोग बैठे होते हैं, आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हो, लोगों ने इसको बिजनेस बना रखा है, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी को। तो आप ये कभी भी एक्सपेक्टेशन मत लगाना कि आपको जेन्युइन लोग मिलेंगे, इसलिए अपना जो क्लैरिटी वो रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ कि ये कोई इतनी एक्सपेंसिव पूजा नहीं है कि आप करा ना सको, आप करा पाओगे इसे आसानी से, और ये बहुत अच्छा टाइम है जो पितृपक्ष अभी शुरू होने वाला है। और एक बात मैंने आप लोगों को पहले भी बोली हुई है कि अगर किसी भी तरह का पूजा पाठ आप पंडित से करवाते हो तो उनको प्लीज़ दान दक्षिणा आप ज़रूर दे देना, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती हो। कभी भी स्पिरिचुअल काम ना तो फ्री में करने चाहिए और ना ही कराने चाहिए, इससे दोनों को नुकसान होता है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो कि मेन कंसर्न है कि अगर आपकी फैमिली मेंबर्स ने तर्पण कराया है या कराते हैं, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है और आप ट्विन फ्लेम हो, अगर आपको पता है तो ये आपके थ्रू होना मैंडेटरी है, उसके बाद ही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और फैमिली मेंबर क्या करते हैं क्या नहीं करते उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए इस पूजा पाठ से, इस हीलिंग से। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे में कोई भी चेंजेस ना करने हैं, ना ही करने के लिए कहना है किसी को भी। ये सारे चेंजेस सिर्फ आपको अपने अंदर करने हैं, जो भी इनर वर्क करना है अपने अंदर करना है, अपने में करना है, किसी और को कुछ नहीं कहना है। और एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करूँगी मैं, अभी पिछले साल की बात है, लास्ट ईयर की बात है, तो मुझे याद नहीं है, पता नहीं लास्ट ईयर एग्जैक्ट की बात है कि इसी साल में बिगिनिंग की बात होगी कि मैं एक ना सिद्धपीठ पे गई हुई थी। जब मैं स्पिरिचुअल प्लेस पर रह रही थी तो वहाँ पर मैं 1 साल में कुछ 1 महीना रह गया था, इतना टाइम मैंने वहाँ पे स्पेंड किया है। तो वहाँ पर कोई सिद्धपीठ है। तो अब क्या होता है कि जो एक मास्टरी डिवाइन मेरी करवा रहे थे ना, एक रेल्म की जो पावर्स हैं, तो एक लेवल उसमें रह गया था, जिसको कहते हैं ना 99% हो गया था, एक लेवल रह गया था। तो मुझे था ये सिद्धपीठ है, अगर मैंने यहाँ पे बोलूँगी ना तो वो हो जाएगा तुरंत। अब क्या होता है कि देखो, मैंने कर्स जो हीलिंग का प्रोसेस है 2020 में शुरू किया था, एंड देन ये लास्ट ईयर 2023 या फिर इसी साल 2024 की बिगिनिंग की बात है। तो मैं उस सिद्धपीठ पे थी एंड मैंने उनको बोला है उन पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए, 2 से 3 बार बोला होगा, मन ही मन में बोला था, आरती होती है उस टाइम पे। अब क्या होता है, जब मैं घर पे आती हूँ ना तो मैं एक ड्रीम देखती हूँ। तो पिछले एंसेस्ट्रल वाले वीडियो मैंने आपसे शेयर करा था कि जिन 2 लोगों ने एक पास्ट लाइफ में एक मैस्कुलिन को पॉइजन दिया था ना, जहर दिया था, जिसको हमारी फैमिली की फीमेल से शादी करनी थी, जो डॉग बन के बार बार हमारी लाइफ में आता था यहाँ पे, जिसकी डेथ हो जाती थी। तो वही 2 लोग यहाँ पर एज कपल एग्जिस्ट करते हैं मेरी फैमिली में। तो अब क्या होता है, जब मैंने उस सिद्धपीठ पर उसको बोला ना पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए, तो सेम नाइट को क्या होता है, ये दोनों मुझे दिखाई पड़ते हैं कि तू इन पावर्स को एक्टिवेट करेगी, कैसे करेगी, हम तो नहीं करने देंगे। इन्होंने क्या करा, अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर होती है कि दोनों ना रेप्टिलियन है, ईविल एंटिटी है ये तो पता ही है, लेकिन रेप्टिलियंस भी हैं ये। तो अब इन्होंने क्या करा मुझे बताते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन जब मैंने इस ड्रीम को देखा है कि इन्होंने जो स्नेक होता है ना उसको मुँह में डाल दिया है मेरे, एंड वो बोल रहे हैं कि पावर्स एक्टिवेट करेगी, जैसे मुझे रोक रहे हैं। तो मैंने बड़ा सरप्राइज थी कि यार इतना कुछ हो चुका है। अब क्या होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा होता है, इसीलिए ना बड़ी हैवी लेवल की प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको भले लग रहा होगा कि चीज़ें डिले हो रही है, डिले नहीं हो रही है। मैं बहुत ध्यान से ना एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ पर कोई अटैक नहीं करता ना, तो स्पिरिचुअल जब आप सो रहे होते हो, एस्ट्रल बॉडी पर जब अटैक करता है तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो ये लोअर डायमेंशन में ना खींच कर लेके जाते हैं, वहाँ पर जाकर इन्होंने इस तरह से करा है। तो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। अब जिस रेल में ये जाते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर मेरा एस्ट्रल ट्रैवल होता है किसी और पर्पस से। तो अब एक ऐसी रेल्म है जहाँ पर बड़ी सारी और डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्शंस हैं, जहाँ पर मैं ट्रैवल करती हूँ। तो वो मैं आपसे नहीं शेयर कर रही हूँ, बट अगेन पावर से ही जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होता है कि तो मैंने उस टाइम पर रियलाइज़ करा कि देखो इनको कैसे पता है कि मैं सिद्धपीठ पर जाकर मैंने बोला है इन पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो मुझे हंसी भी आई थी जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ।
एक और एक्सपीरियंस अभी लेटेस्ट की बात है कि 2-3 महीने पहले की बात होगी कि जब मैं घर गई हुई थी विजिट करने, तो ये रिलेटिव्स दोनों वहाँ पर बैठे हुए थे। तो एक ना हमारे मतलब नेबर है, जो आंटी है वो आती हैं, तो वो कुछ बताने लगी, तो उनको कोई हेल्प चाहिए थी, तो मुझे गाइडेड था, अंदर से गाइडेंस थी, इनको बता दो। जैसे कि अब मुझे अलाउड नहीं होता किसी को कुछ भी बताना, तो बट अंदर से थी इनर कॉलिंग की इनको बताना है, तो उनको अब तो मैंने उनको बोला कि आप इस चीज़ को ना खाना शुरू कर सकते हो, तो ये आपको हेल्प करेगा, जो भी प्रॉब्लम उनको थी। तो मैंने उनको बोला कि मुझे एंसेस्ट्री लाइन से इस चीज़ को गिफ्ट में मिला हुआ है, तो इसलिए पता है। उन्होंने पूछा तब बताया था मैंने। तो जैसे मैंने एंसेस्टर्स की गिफ्ट की बात करी ना, इन दोनों ने क्या करा, इन रेप्टिलियंस ने उस बात को ना कट करने की कोशिश करी है कि नहीं नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये गिफ्टेड बीइंग है या फिर डिवाइन सोल है। इस तरह से बात को कट करने की कोशिश करी है। तो मैंने ना इस बार फिर खुद को रोका नहीं, तो मैंने उनको क्लियर करा, तो इनको समझ में आया कि अब इनके बस की बात नहीं है। तो ये जो रेप्टिलियंस है ना, इन्होंने बहुत कोशिश करी है कि इस तरह से आपको पुश करना है कि आप खुद को ना पहचानो कि आप कौन हो, आप कभी भी अपनी पावर्स को समझ ना पाओ। अब पहली बार तो मैंने इस तरह से सामने बोला था कि ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है, जो मुझे पता है, और जो चीज़ मैंने उन्हें बताई थी ना खाने के लिए, जो उनको हेल्थ का इशू था, तो वो गारंटी के साथ में होता है। तो ये एंसेस्ट्रल गिफ्ट है जो मुझे पास ऑन हुआ है। तो मैं देख रही थी, मैं देखो कैसे इन्हें पता है ना कि इनको हर चीज़ पता है। तो जो ये रेप्टिलियंस हैं, इनको एक तरह से पता होता है कि ये किस लिए हैं यहाँ पर ना, इनका क्या काम है, अगर आप डिवाइन सोल से डील कर रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे शेयर करना था। कि देखो इतना टाइम हो गया, स्टिल ये रेप्टिलियंस इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि अभी मेरी 1% की जो पावर थी वो रह गई थी एक्टिवेट करने के लिए, बट वो अब हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जब मुझे दिखाए जाते हैं तो उसके बाद तो मेरे लिए मस्ट हो गया था। मैंने इसे मैं जैसे मर्जी एक्टिवेट करूँगी, लेकिन करूँगी, तो वो करना था, वो हो गया। सो कहना यही है कि जो एंसेस्ट्रल हीलिंग का जो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस यही है कि आपको तर्पण कराना है पंडित को बुलाकर। उसके बाद क्या होता है, आपको एंसेस्टर्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिलती है, वैसे ऑलरेडी होती है, लेकिन जब ये पहला प्रोसेस आप करते हो ना, तो उसके बाद आपको अंदर से भी बहुत सुकून आएगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, और उसके बाद ये आपको ब्लेसिंग के रूप में और प्रोटेक्शन के रूप में पहली पावर मिलती है। जब आप ये पहला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, तो अब आप बोलने लायक हो जाते हो एंसेस्टर से, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कि आप हमें प्लीज़ प्रोटेक्ट करो। तो अब क्या होता है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो 3D वर्ल्ड है, यहाँ पर भी आप हर चीज़ से प्रोटेक्ट करे जाते हो एंसेस्टर्स के थ्रू। एंड उसके बाद में जब आप सोते हो एस्ट्रल रेल में, जब एस्ट्रली आप ट्रैवल करते हो, तो उस टाइम पे भी आपको ये प्रोटेक्शन रहती है। एक बार क्या हुआ था कि मैं किसी को सेशन दिया था मैंने, और वहाँ पर उसकी वजह से कुछ मुझ पर ड्यूरिंग एस्ट्रल ट्रैवल अटैक होता है, तो वहाँ पर मेरे एंसेस्टर्स मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये वहाँ पर ये हो गया, इस बात को आई थिंक 1.5-2 साल हो गया होगा। तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों को जब भी आप ऐसे किसी भी इंसान से डील कर रहे हो तो एनीवे, सो कहने वाली बात ये है कि अटैक ना आपके ऊपर सोते वक्त भी बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर चाहे वो इंसान करवा रहे हों, बाकी एंटिटीज़ तो चलो अटैक करती हैं। तो ये जो सोते वक्त प्रोटेक्शन होती है ना, ये आपको एंसेस्टर से बहुत अच्छे लेवल पर मिलती है, और ये बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको डे एंड नाइट आपके एंसेस्टर्स प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जब आपको एंसेस्टर से प्रोटेक्शन मिलती है, उसके बाद आपको अब मांगनी होती है डिवाइन से प्रोटेक्शन। डिवाइन से प्रोटेक्शन के लिए आपको एक बहुत छोटा सा रिचुअल करना होता है, आपके घर में ही परफॉर्म करना है, कोई भी कर सकता है। तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो शेयर करती हूँ, तो वो होती है 2nd लेवल की प्रोटेक्शन। अब यहाँ से जब वो 2nd लेवल की प्रोटेक्शन के लिए आप मांगते हो, जो आपको मांगनी पड़ती है, देखो ट्विन फ्लेम्स के पास में ऑलरेडी प्रोटेक्शन होती है डिवाइन की तरफ से, लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि मैं बहुत ज़िद्दी रही अपनी जर्नी में कि मुझे आगे से हेल्प ऑफर होती थी, तो मैं लड़ लेती थी डिवाइन से, गुस्सा करती थी मैं कि मैंने आपसे मांगा तो नहीं है ये चीज़, और मैं इनफ हूँ अपने लिए, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, और मुझे आपने ऑलरेडी बहुत सारी पावर्स दी हैं। तो मैं इरिटेट होती थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे नहीं पता था ना कि मुझे, देखो चीज़ें तो ऑलरेडी बचपन से मैं एक्सपीरियंस कर ही रही थी, बट मुझे ये गलतफहमी रहती थी कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है। और हाँ, 99% चीज़ें मेरे कंट्रोल में ही, तो 99% चीज़ें आज भी हमेशा लाइफ के कंट्रोल में ही रहती हैं। जस्ट दैट कि वो जो 1% एक्सेस है, जो कि 99 के ऊपर भारी पड़ जाता है, जो कि डिवाइन के पास होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें मैंने बाद में समझी है, तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो ये जो प्रोटेक्शन और हीलिंग है, ये पैरेलली चल रहा है। तो आप जैसे ही एंसेस्टर हीलिंग का पहला स्टेप पूरा करते हो, आपको ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन अभी आपके पास ये एक तरह से परमिशन हो जाती है, क्योंकि आपने हीलिंग करी है ना, जो कि उनको ज़रूरी थी एंसेस्टर्स के लिए।
तो वो प्रोटेक्शन जो आपको मिलती है वो बहुत हैवी लेवल पे काम करती है अगेन, स्पेशली आपके एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे, जो कि आप डिवाइन सोल हो तो आप अनइंटेंशनली भी एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे होते हो। सो नोटिस करना, जब भी आप अगर अच्छे से सोए हो तो उसके बाद में, सोने के बाद में अगर आपको याद रहा कि क्या हुआ, किस तरह का ड्रीम आपने देखा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ड्रीम ही था। ये जो आपकी बॉडी है वो ट्रैवल कर रही होती है, तो उस पर जो भी अगर किसी तरह के अटैक होते हैं या किसी और, अब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो लोअर एंटिटीज़ होती हैं जो यहाँ 3D में कार्मिक के रूप में है या फिर जो दूसरी रेल्म की हैं, वो खींच कर ले जाती थी। तो इसलिए ना जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। तो ये चीज़ें आप नोटिस करोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। और एंसेस्ट्रल हीलिंग के तुरंत बाद से आपको अपने ड्रीम्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए मैंने पहले भी कई बार बोला है, कभी भी कोई भी आपको आपका पूरा इनर वर्क नहीं करवा सकता है। इसमें बहुत सारा काम आपको खुद से करना होता है, जनरली आप खुद ही कर रहे होते हो। तो जो ड्रीम स्टेट में गाइडेंस आपको मिलती है वो कभी भी कोई दूसरा इंसान आपको नहीं बता सकता है। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली एंसेस्ट्रल हीलिंग के पहले प्रोसेस के बाद में। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग के इस प्रोसेस के बाद में एक प्रोटेक्शन और होती है जो मैं आपसे रिचुअल में कराऊंगी, एंड उस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि उसका एंसेस्टर से थोड़ा अलग चीज़ है वो, और है अगेन वो छोटा सा ही रिचुअल। सो जैसा कि मैं प्रोटेक्शन पे इसलिए ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि एंसेस्ट्रल जो कर्स हीलिंग है वो आसान नहीं होता है, उस पर आपको कई लेवल की प्रोटेक्शन ज़रूरी होती है। क्यों? जब तक वो नहीं होगी तब तक आप उसको कर नहीं पाओगे। आपको रोकने की बहुत कोशिश करी जाती है 3D में कार्मिक्स के थ्रू, और जो इविल एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं ह्यूमन के रूप में, वो बड़े सारे ड्रामे करती हैं। तो उसको आपको अवॉइड ही करना है और किसी के रोके नहीं रुकना है। सो अगर आप ये तर्पण कराओगे, अगर आप ये ट्विन फ्लेम हो, तब भी आपको रोकने की कोशिश करी जाएगी, बट आपको नहीं रुकना है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी लोग करा चुके हैं तो क्या चेंजेस हैं, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं? अगर नहीं है तो आपको करानी पड़ेगी। अभी मुझे मेंटल क्लैरिटी पे जो भी वीडियोस और शेयर करने हैं वो शेयर करना है। ये अभी एंसेस्ट्रल हीलिंग पर मुझे वीडियो शेयर करना नहीं था, लेकिन जैसा कि पितृपक्ष अभी स्टार्ट होने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। सो जो मेंटल क्लैरिटी के लिए मुझे वीडियो शेयर करने हैं वो मैं बीच बीच में शेयर करती रहूँगी, लेकिन ये पहला स्टेप है एनर्जी हीलिंग में। क्यों? अगर आप ये हीलिंग नहीं करते हो, नहीं करवाते हो, एंसेस्ट्रल वाला जो पहला स्टेप है, तो बाकी एनर्जी वर्क किसी काम का नहीं होगा। ये इसीलिए सबसे मेन प्रोसेस होता है, तो इसको आपको सबसे पहले करना है ताकि आप आगे के एनर्जी वर्क को कर पाओ। और एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करी थी कि जो वो डॉग वाली जो हिस्ट्री है फैमिली की ना, किस तरह से कर्स लगा था और कैसे मुझे डॉग को गाइडेड था लाने के लिए, तो उस ड्रीम को मैंने 2 साल आई थिंक इग्नोर करा था। तो फिर बाद में जो भी हुआ मैंने आपसे शेयर करा है प्रीवियस वीडियो में, आप उसको ज़रूर सुन लेना। तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिस टाइम आप इस एंसेस्ट्रल हीलिंग को कराओगे, आपको अपने ड्रीम्स को नोट करना पड़ेगा, और ये खास ध्यान रखना है कि कौन से ड्रीम्स हैं जो रेगुलर आते हैं, जो रिपीटेड आते हैं। तो आप उस पर भी एक नोट बना सकते हो कि जो आपको अगर चाइल्डहुड से अभी तक किसी तरह के ऐसे ड्रीम्स हैं जो रेगुलर आते हैं, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे डीकोड करने में। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि एनर्जी इनर वर्क को करने से पहले मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने देखा कि भारत में जो कि इंटेंशनली मेंटल फॉग क्रिएट करा गया है ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे, तो वो क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है। तो उसी से रिलेटेड अब मैं कुछ सवाल आप लोगों से करूँगी कम्युनिटी सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको डिटेल में मुझसे अपने थॉट प्रोसेस शेयर करने हैं। जब आप शेयर करोगे तो अब अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं, तो मैं जब एक वीडियो शेयर करूँगी ना, तो मैं एक ही वीडियो में सबके आंसर्स दे दूँगी, बार बार वीडियो नहीं बनाऊँगी ना। तो इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि जो भी मैं सवाल आपसे कर रही हूँ ना, वो बहुत हेल्प करेगा सबके लिए। तो आप यहाँ पे जैसे कि अभी चैनल को सुन रहे हैं, आपका अलग सवाल होगा, अलग डाउट होंगे, अलग थॉट प्रोसेस होगा, तो वहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया, इसी तरह से बाकी लोगों के भी डाउट्स होंगे, तो वो क्लैरिटी देना ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए प्लीज़ जो भी मैं सवाल आपसे करूँ, आप अपने थॉट प्रोसेस को ज़रूर शेयर करना। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।